अच्छा, इसकी मैं रीज़न बता दूँ कि ये चैप्टर वाला आइडिया मुझे इसलिए आया है कि वो अगला जो नोट्स है ना, उसमें वो जा रहा है उसकी तरफ, मैट्रिक्स की तरफ ना, वो जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और वो जो चीज़ें हैं ना। सो ये यस स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आ रही है सर अच्छा, स्क्रीन यस में। सर। हाँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी वो जो लैब अदन करा रहा है, उसमें आजकल क्या हो रहा है, आप अगर मुझे बता दें, ताकि इस लेक्चर को उस हिसाब से हम ट्यून करें फिर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग फी होगी। अच्छा, अनसुपरवाइज्ड। अच्छा, सर और ये जो फीचर सिलेक्शन की थी हमने लास्ट टाइम। अच्छा, फीचर सिलेक्शन। अच्छा, ये पाइपलाइन वगैरह आपको क्लियर है? यस सर एक हद तक आई गेस। नहीं, मतलब आप लैब्स में यूज़ करते हैं पाइपलाइनिंग? सर अगर हमें क्या होता है ज्यादा सारा काम एक बार बार लिख के नहीं करना तो हम पाइपलाइन यूज करते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। फॉर असल एग्जांपल में अगर मैं एक इमेज के बजाय सारी बहुत ज्यादा इमेजेस करना चाहता हूँ। अच्छा, इस तरह है ना, यहाँ पे हम अभी उन जगहों पे नहीं रुकेंगे जो आपके लिए ऑब्वियस है ना। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी तक ये हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल सिलेक्शन, फिर असेसमेंट, इसका एक क्लियर पिक्चर ये कोड के साथ ही बनता है ना। वो मतलब वो चीज़ के स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और वो सारे हमने की थी। उसका फ़ायदा ये हुआ है आप लोगों को कि यू हैव अंडरस्टूड द जार्गन। सो अब इसमें वो जार्गन जब आएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये कैंसर डाटा इसने यूज़ किया हुआ है। यू कैन यूज़ एनी अदर डाटा, इशू नहीं है। दो लेबल्स हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन, ये भी आपने नाम सुना होगा। मेलिग्नेंट और बेनाइन ना, कि एग्रेसिव कैंसर है, एग्रेसिव ट्यूमर है, या यस सर। वो है बेनाइन का मतलब यह है कि वो नहीं है, खतरनाक नहीं है। अच्छा, ये इनको मैं रिपीट नहीं कर रहा। आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि ये पाइपलाइन में बेसिकली यही होता है। आपके पास फिट सिनेरियो में फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म, फिट, और फिर टेस्टिंग में सिर्फ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म होगा ना। ये आपको याद आ रहा है ना, ये कि फिट और फिट क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? यस सर। ठीक है ना, वो स्केलिंग और वो स्टैंडर्डाइजेशन और वो सारी चीज़ें। अच्छा, के फोल्ड होल्ड आउट ये हमने कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट। मैंने आज जो क्वेश्चन पूछा है वो भी इसी से रिलेटेड है कि होल्ड आउट को जब ये कंपेयर कर रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ होल्ड आउट, 2 वे होल्ड आउट, 3 वे होल्ड आउट ना। और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को जब हमने ये, लो वेरिएंस का पूछा। हाँ, वो जो लो वेरिएंस है। सो अब अगर वो लो वेरिएंस इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं बता भी दूँ इधर, यहाँ से मैंने ये कॉपी किया था वो क्वेश्चन बेसिकली। हाँ, ये लिखा हुआ है लो वेरिएंस एस्टिमेट ऑफ द मॉडल परफॉर्मेंस। ये लो और वेरिएंस के दरमियान इसको क्या कहते हैं, ये जो माइनस साइन है? हाइफन कहते हैं। हाइफन। सर डैश है। हाँ, सर इसको डैश हाइफन, हाइफन डैश। इसको हाइफन कहते हैं ना, हाइफन। ये हाइफन हटा दूं तो फिर क्या, इसका क्या मतलब बनेगा, और इस हाइफन के साथ क्या मतलब बनेगा, ये बताएं आप। सर हाइफन के बगैर लो वेरिएंस मींस वो सिंपल मतलब है वेरिएंस का कम होना। क्या होगा, कौन सी वेरिएंस की बात हो रही है? आपको याद है मैंने वेरिएंस, जब मैं वेरिएंस की बात कर रहा था, सैंपल वेरिएंस की, तो मैं उसके वो कह रहा था कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। सर एक तो वो होती है वेरिएंस जो हम जो मींस कैलकुलेट वो करते हैं हाइपोथेटिकल डायरेक्टली आप होती है। डेटा के लिए, आपके पास यस डेटा सर है एक ना। डाटा से आती है और एक हमारे क्या होता है हमारा एस्टिमेट होती है। एस्टिमेट, हाँ, हमारे एस्टिमेट की अपनी वेरिएंस, क्योंकि योर एस्टिमेट इज आल्सो अ रैंडम वेरिएबल। तो ये हर दफा एक वैल्यू यस तो नहीं सर। आएगी ना। आप हर दफा ट्रेनिंग करेंगे, हर दफा आप देखो ना, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड होल्ड आउट मेथड है, होल्ड आउट मेथड में आपने ये ट्रेनिंग यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है ना। लेट्स से इसको आपने ट्रेनिंग ले लिया, इसको अपने आपने अगली दफा शफल कर दिया। अब शफलिंग के साथ ट्रेनिंग और टेस्ट करते हैं ना। मतलब लेट्स से 30% टेस्ट है और 70% ट्रेनिंग है। अब ये तो नहीं है कि हर दफा 70% ही शुरू वाला होगा और 30% हर दफा। सो
your estimate will depend on this as well. ठीक है, और Yes, sir. on many other variables. तो estimate की जो जिस confidence interval जो आप जिस वजह से कैलकुलेट करते हैं, वो वेरिएंस जब कम होती है तो आप लगाते हैं लो वेरिएंस एस्टिमेट, कि द वेरिएंस ऑफ माय एस्टिमेट इज, जिस तरह आप कहते हैं ना लो इनकम पॉपुलेशन, ना पॉपुलेशन जिसका इनकम कम, और अगर मैं ये कर दूं कि लो और वेरिएंस एस्टिमेट कर दूं, तो इंग्लिश का एक उसूल है कि जब आपने हाइफन नहीं लगाया ना, तो ये एस्टिमेट इन दोनों में किसके साथ आएगा, फिर ये एस्टिमेट किसके साथ जुड़ जाएगा, वेरिएंस के साथ। तो फिर आप बेसिकली वेरिएंस को एस्टिमेट कर रहे हैं डेटा वेरी, और वो लो है, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ। समझ आ गई? Yes, सर वो जो sir. आप दो टाइप के वेरिएंस की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास वो सैंपल वेरिएंस होती थी ना, जो रैंडम वेरिएबल की होती थी, जो मतलब कि उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी। नहीं और वो सर जो नहीं दूसरी वो, आप लेकिन वो देखो ना, वो रेंडमनेस किस चीज की है, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप जो डेटा को उठाते हैं वो डेटा खुद भी तो नॉइजी है ना, यस सर, तो उसकी अपनी वेरिएंस है, वो तो है ही। जी जी, और वो जब यहाँ पे अभी मैंने फिट और ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा था, जब यहाँ पे यस सर, ट्रांसफॉर्म करते हैं आप, स्टैंडर्डाइज भी करते हैं, आपको आप किसी भी डेटा को उसका सैंपल मीन उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका जो तो स्टैंडर्ड उसकी डिविएशन भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ, उस पे आप डिवाइड जी करते जी हैं, ये भी तो है। अब ये सैंपल जी सर, ये यस सर, एस का जो स्क्वायर है वो सैंपल वेरिएंस है आपके एग्जैक्टली डेटा का, ये आपके जी एस्टिमेट की बात नहीं हो रही है। सही है सर, आप समझ आप गई। जब मॉडल फिट करके एस्टिमेट लगाते हैं, जो मॉडल प्रेडिक्शन आप करते हैं वो एस्टिमेट ही होता है, उसकी वेरिएंस की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है सर, हाँ, तो व्हेन यू से दैट k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हैज अ लो वेरिएंस एस्टिमेट, इसका मतलब है कि इसकी प्रेडिक्शन की फ्लक्चुएशन कम है, और ये हमें समझ आ जाएगी अभी आगे। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आप जो है ना, मतलब हर एक ही दफा यूज हो रहा है ना, हर सर जो हमने इसमें लो वेरिएंस बोला है वो हाइफन के साथ बोला था बगैर हाइफन वाला के था, साथ के वाला है फोल्ड ना, के? ये हाइफन के साथ वाला है कि एस्टिमेट की वेरिएंस है, ओके सर। मतलब वेरिएबिलिटी इसकी प्रेडिक्शन की कम होगी के फोल्ड वाली की, उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि दैट डिपेंड्स टू मच यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं ना, ये के फोल्ड में तो आप रैंडमाइज कर रहे हैं ना, ये वैलिडेशन, ये पॉइंट दोबारा नहीं आ रहा, देखो ये एक दफा आ गया, दोबारा नहीं आ रहा ये, तो आप सारे पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं उसके लिए, वैलिडेशन के लिए। यस सर। सो खैर ये लीव वन आउट तो हमने पढ़ लिया है, हमने कर दिया है। हाँ, यहाँ से इसको ज़रा प्रोसेस को समझना पड़ेगा ना, कि हम प्रोसेस को, ये आपने इस तरह की टास्क किए हैं लैब में, ये जो अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे अब। नो सर। तो इससे पहले इसका मतलब आई हैव टू गो बैक एंड जस्ट टेल यू द कमांड व्हिच विल बी यूज्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर। सो यू नीड बेसिकली, ये तो खैर आपने, आप ये पाइपलाइन पे आ जाते हैं। अच्छा, पीसीए को फिलहाल आप इग्नोर करिए, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, हो सकता है अदन ने कवर किया हो। पीसीए आपको पता है, व्हेन यू हैव टू मेनी फीचर्स, मैंने एक दफा क्लास में बताया भी था, व्हेन यू हैव मेनी फीचर्स तो उसमें हाई डायमेंशनलिटी का इशू आ जाता है ना, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, और आपको सही सारी, उन्होंने करवाया है, हाँ उनने करवाया है, तो सरदन ने। हाँ, तो हाई हाई डायमेंशनल से प्रिंसिपल पता आपको नहीं कुछ। लो डायमेंशनल में आने के लिए यू यूज बेसिकली एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और उस एसवीडी के रिजल्ट में आपको पीसीए मिलता है बेसिकली। यस, हाई डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल, ये एसवीडी का ही स्मॉलर। फॉर्म है, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का ही एक फॉर्म है। मतलब आप के पास लेट्स सपोज 10 फीचर्स हैं, और आप कहते हैं कि यार उन 10 में से मुझे की फीचर्स बताओ कि मोटे मोटे फीचर्स कौन से हैं, दो, तो वो पीसीए एनालिसिस आपको देगा वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, सो
You have a standard scalar which does the standardization. ये basically ये कर रहा है ना, ये काम करने के लिए PCA to go from high dimensional to low dimensional. And let's say for this pipeline we use logistic regression as our model, as our algorithm. Model तो इसने बाद में बनाना है. And there is a library pipeline, and from that you import this sub library which is Mag pipeline. ठीक है. Mag pipeline is basically a constructor, a class constructor. So अब आप ये लगाते हैं when you call this for the first time. So you have to provide the sequence which you would like to apply to any at any stage, whether you are training or fitting or model evaluation. कुछ भी आप करेंगे, हर दफा ये पाइपलाइन यही करेगा. ये पहले क्या करेगा, डेटा को स्टैंडर्डाइज करेगा. ठीक है. तो चाहे ट्रेनिंग डाटा है चाहे वैलिडेशन डाटा है, इसको पहले स्टैंडर्डाइज करेगा. फिर क्या करेगा, डायमेंशन रिड्यूस करेगा, डायमेंशनल टू रिड्यूस, और 2 को करेगा. आपको 2 चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या करेगा, ये मॉडल बनाएगा. उसके बाद ये मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और आपने सॉल्वर बता दिया. ठीक है ना. दिस इज द पाइपलाइन. दिस पाइपलाइन यू मेक इट ओनली वंस. तो पाइपलाइन और LR मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की आपने किया हुआ है. अब इसका यूज क्या है कि ये एक दफा आपके पास ये आ गया तो अब इसमें मेथड्स हैं. इसका एक मेथड है फिट मेथड. आपने ट्रेनिंग डेटा पे लगा दिया तो अब यू रिमेंबर even if you don't return, this will have fitted the model and it will have it as a field. ठीक है. फिर उसी को आप उसी पाइपलाइन को उसका एक कमांड है predict. You can use that for X-test prediction के लिए टेस्ट डेटा आप इसको दे दें. ये इसका एक एग्जांपल है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते. ये क्या हो रहा है मेरे हाल में. आप अपना माइक्रोफोन बंद करेंगे तो सर बंद है. कोई मैसेज तो नहीं कर रहा है. 1 मिनट, मुझे लगता है कोई मैसेज कर रहा है. ठीक है. प्रॉब्लम ये है ना, मुझे लगता है कि ये कोई फेसबुक पे कुछ कर रहा है कोई. चैट एक्टिविटी. लेकिन ये आवाज कहीं से बड़ी एक अनोइंग आवाज आ रही है. चेक. माइक्रोफोन आप बंद करें तो ये आवाज नहीं आएगी. ठीक. सो पाइप अंडरस्कोर LR ये आप जहन में रखें. ठीक है. दिस इज द पाइपलाइन व्हिच वी विल बी कॉलिंग अगेन एंड अगेन. देखो ना, यहां से भी नजर आ रहा है ना पाइपलाइन. पहले स्केलिंग करेगा. स्टैंडर्डाइज स्केलिंग बहुत टाइप की हो सकती है ना, इसमें स्टैंडर्डाइज वाली यूज कर दी. डायमेंशनल रिग्रेशन के लिए इसने PCA बता दिया विद 2 फीचर्स, और यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है. और ये एक मेथड है मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी में जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड. ये जो के फोल्ड है ना, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन चूंकि रिक्वायर्ड होती है. सो ये आप ध्यान में रखें कि स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड. ठीक है. सो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड जो के की वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे देंगे, एन स्प्लिट इज रूट है. सो आप बेसिकली के इज रूट आपने दे दिया यहाँ पे. ठीक है. फिर आपने उसको ट्रेनिंग डेटा दे दिया, लेबल्स दे दिए, एंड इट हैज क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट के फोल्ड. दैट के फोल्ड, इस के फोल्ड में क्या होगा, इस के फोल्ड में वो सारे ये जो इस डायग्राम में आपके पास जितने भी सिनेरियोज आ रहे हैं ना,
कि यहाँ पे ये टेस्ट फोल्ड है, फिर ट्रेनिंग फोल्ड है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये सारे ये लोड ये मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो आप सिर्फ वहां से फिर इंडेक्सिंग से उसको पिक करोगे, and you can see it there. In this for loop, what are you doing? You are just enumerating k-fold, वो k-fold ने वो सब कुछ स्टोर किया हुआ है ना, तो उसमें से आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा जो है ना हर इंडेक्स के लिए उठाते हैं, उस पर पाइपलाइन का फिट फंक्शन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव योर फर्स्ट मॉडल। इफ आई कनेक्ट इट टू दैट डायग्राम, तो ये फर्स्ट इटरेशन है। ये जो फर्स्ट इटरेशन है ना, ये वहां पे फॉर लूप में पहला इटरेशन है। उसके बाद अगला हो गया, और उसी को आप क्या करते हैं, ये उसी इटरेशन में, इटरेशन 1 में फिर उसका आप जो है ना वो स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टेस्ट फोल्ड भी उधर ही है ना। This is your test fold. So you fit your model and you follow that by test fold, and then you estimate your performance of that model. All these three things are done. So fitting, testing and evaluation in that iteration. और स्कोर यहाँ पे एम्प्टी है, फिर आप स्कोर को पॉपुलेट करते हैं और बाद में ये स्कोर आपने। सो इफ यू कैन मेक सेंस ऑफ दिस एंट्री, लेट्स से लुक एट द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या बता रही है आपके हाल में? एक्यूरेसी बता रही। लास्ट में फोल्ड 1 और ये फोल्ड 1 फोल्ड 2, ये बीच में क्या बता रहा है? ये 256 और 153 आपके ख्याल में क्या बता रहा है? क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, कितना टेस्ट में जा रहा है, कितना ट्रेनिंग में जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ही शायद बता रहे हैं सर। ये देखो ना, वो तो k की वैल्यू से फिक्स हो गई ना, वो तो एक दफा आ गया ना, वो तो आपको यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। k की वैल्यू जब आपने फिक्स कर दी तो उसमें कितना ट्रेनिंग में जाएगा, कितना टेस्ट में जाएगा, वो तो उधर ही क्लियर हो गया। ये बेसिकली आप इधर देखें ना, np.bin काउंट आप लगा रहे हैं ना, आप बिन काउंट ले रहे हैं उसका। ये वाई ट्रेन क्या है, ये लेबल है ना आपका। तो ये कैंसर डाटा है, इसमें दो लेबल्स है, बिनाइन है और वो मैग्नेट है ना। यस। तो ये उन दोनों का प्रोपोर्शन है। बेसिकली ये चेक कर रहा है कि ये जो आपने स्ट्रेटिफाई किया है इसका कोई फायदा हुआ भी है कि नहीं। स्ट्रेटिफाई का क्या रोल होता है कि इसने लेबल्स की प्रोपोर्शन को इसने मेंटेन करना है, पोर्शन को सेम। यस सर। इंश्योर करना है। तो उसको आप तसल्ली के लिए बता रहा है कि ये सब में प्रोपोर्शन मोरलेस वही है। देखो ना, चेंज सिर्फ वहां पे होता है जहां पे एक नंबर का फर्क होगा ना, क्योंकि आप इसको 256 को 257 को 56.5 तो नहीं कर सकते ना। यस सर। तो so these are your E1, E2 up to E10, sorry E10, और फिर सबका एवरेज स्कोर आप कैलकुलेट करोगे, फिर उसका मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं आप? ये अपने एस्टिमेट का ले रहे हैं आप। उसी एस्टिमेट का जो आपका स्कोर आया आपके पास, उस स्कोर का आप मीन भी ले रहे हैं और उसी स्कोर का आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी ले रहे हैं। दिस इज व्हाट वी मेंट बाय दैट लो वेरिएंस थिंग। क्या वो आपको समझ आ रही है? यस सर। अब इसका देखो yes, ना, अब इसको आप देख लें कि एक्यूरेसी आपकी 95% है और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इतनी ज्यादा नहीं है, 0.014 प्लस माइनस। अच्छा, अब ये सिर्फ समझाने के लिए इसने ये बताया हुआ है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हाउ डज इट वर्क। ये कोई एफिशिएंट कोड नहीं है। ये सारा प्रोसेस जिसमें देखो ना, जिसमें आप स्ट्रेटिफाई पहले करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि फॉर लूप लगाते हैं हर इटरेशन के लिए, हाँ,
फिर क्या करते हैं, हर इटरेशन में आपकी ट्रेनिंग, फिट और फिर परफॉर्मेंस, और ये सारा काम जो है ना, चूंकि आपको पता है ये बार बार होगा, तो scikit-learn में ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, और you have to know that, and the name is very intuitive, cross validation score. समझ आ गई बात? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या है, this is also kind of ये उसी पाइपलाइन को पहले उठाएगा जो आपने पहले बनाया हुआ है, ताकि वो दोबारा ना बनाना पड़े। उस पाइपलाइन के साथ आप इसको ट्रेनिंग डेटा देंगे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन लेबल्स, और CV इज इक्वल टू 10, ये आपके नंबर ऑफ वो हैं फोल्ड्स है ना वो। अब पता है ये CV, वो जो इस तरह 2/5 आप लिखते थे ना, ये CV इज फॉर क्रॉस वैलिडेशन, आई थिंक क्रॉस वैलिडेशन। और नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये एट अ टाइम एक ही कोर को यूज करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स है तो आप यहाँ पे 2 या 3 या 4 दे सकते हैं। आपके ख्याल में से क्या फायदा होगा अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास क्वाड कोर आप 4 दे दें, तो इसमें क्या है जो इन पैरेलल किया जा सकता है? गो बैक टू दैट एल्गोरिथम, देखो ना ये सारे इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं ना सर। फिटिंग नहीं, देखो और ना, मॉडल नहीं देखो ना, ये आपने देखो ना, वो उसने जब उसने लगा दिया, उसने ये शफलिंग कर दी, सारी मेमोरी में सारी चीजें आ गई, आप फिर वो आप सबकी शफलिंग पहले कर देना, ये टेस्ट फोल्ड और ट्रेनिंग फोल्ड को अलग अलग करके पहले लगा दें, और उनको पैरेलल में जो है ना उनके ऊपर फिटिंग कर दें। सो ऑल दीज फिटिंग्स and these calculations can be done in parallel. The only thing you need to ensure is memory, कि इन सबको आपने कहीं स्टोर करना है ना। And you just print those accuracies, so basically you got the same result, yeah, but with a much cleaner code. और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है स्ट्रेटिफाइड, वो स्ट्रेटिफाइड चूंकि हर एक को चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे you just specify the number of jobs and the cross validation कि कितने आपको चाहिए 10, ये stratified इसमें understood है, ठीक। ओके, एक चीज खैर आपको पहले भी क्लियर है लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आप you are estimating here the performance of your model at each iteration, but these are only used for selection, ठीक है। यस, ताकि इनमें से आप बेस्ट को पिक कर सके। तो जो ओवरऑल आपने जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस करनी है, उसके लिए जो अलग से आपने टेस्ट डेटा कर रखा है, तो वो दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस एस्टिमेटिंग जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। ये मेरे ख्याल में शायद आई डोंट नो कि मैंने ये बताया था, कौन सा बताया था, पेपर जो मैंने असाइनमेंट दी है वो ये नहीं है, कोई और है, इनमें से कोई एक है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो लर्निंग कर्व्स है ना, लर्निंग एंड वैलिडेशन कर्व्स, ये उन नोट्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको वो कर्व्स नज़र आ रहे हैं कि देखो ये ट्रेनिंग डेटा है और ये एक्यूरेसी है और ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, रिसब्स्टिट्यूशन है, और ये जो है ना टेस्ट एक्यूरेसी है, और ये कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है ना। ये आपने कभी प्लॉट किए हैं अभी तक किसी लैब में? पता नहीं, तो देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं, आपको कोई एक्टिविटी याद नहीं आ रही है? तो अभी दिमाग में तो अभी तो याद नहीं आ रही। अच्छा, याद नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये असल में ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये अब यहाँ पे चूंकि बिकॉज यू नो बायस वेरिएंस और लर्निंग कर्व्स, ठीक है ना, वैलिडेशन कर्व्स, ट्रेनिंग कर्व्स, तो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली।
ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये अगर ये डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है हाँ? और आपके पास ट्रेनिंग और लेट्स सपोज ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी है ये ऑरेंज वाली, और ब्लू वाली क्या है, वैलिडेशन एक्यूरेसी है या टेस्ट एक्यूरेसी। वैलिडेशन। तो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से ये कम है ना ये, तो ये अंडर फिटिंग हो जाएगी, ये लो ये हाई बाइस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, here you have हाई वेरियंस। high variance although you have desired accuracy। ये देखा ना, this gets closer and closer to your desired accuracy, so but it's high variance। उसकी वजह ये है कि दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतना हाई वेरियंस होगा, and this is good bias। So let's say we want to illustrate this for SVM। SVM के लिए क्या है, SVM के लिए क्या है, नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए क्या है। So Matplotlib, you know that PLT, from model selection you import this method learning curve, और make pipeline आपने पहले बनाया था, स्टैंडर्ड स्केलर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें पेनल्टी आप जो है ना L2 लगा दें, L1 नाम की जगह L2 नाम। और ये इसने मेरे ख्याल में ये आपको याद है ये पहले भी किया हुआ था, ये मैक पाइपलाइन ने दोबारा करने की आपके ख्याल में क्या जरूरत है। ये तो हमारे पास पाइप अंडरस्कोर LR में लोडेड था ना मेमोरी में, और वही मॉडल है ये, इसने ये चेंज किया हुआ है, ये जो है ना ये डिफॉल्ट 1000 होता है ना, तो इसने चेंज किया है सो दैट यू हैव मोर बेसिकली द प्लॉट इज मोर स्मूथर। सो लर्निंग कर्व क्या करता है, learning curve takes your estimator which is given from that pipeline, training data, yeah, features, labels, और ये जो आपने ये आपको चाहिए ना, ये तो आपके पास हर पॉइंट पे सिमुलेशन हो रही है ना, तो अब आपके पास अगर 10,000 सिमुलेशन हो रही है, आप 10,000 पॉइंट्स तो प्लॉट नहीं करेंगे ना, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड स्पेस एंड पावर। तो यू शुड स्पेसिफाई कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, एक रीजनेबल नंबर। तो लेट्स से आप ये कह दें कि मेरे पास फुल डेटा है, उसको अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 पार्ट्स होने चाहिए, अगर फुल डेटा को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ 10 बिन्स में, सो दैट विल बी एन एक्सेप्टेबल प्लॉट। ठीक है, दैट इज गिवन train sizes gives you that np dot linspace. This one is for the full data 100%. This 10 is for those 10 points or 10 regions, और 0.1 जारी बात है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.1 से स्टार्ट हो रहा है। CV is again 10 fold, number of jobs is 1, और बाकी तो वही है स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो ना, ट्रेनिंग का अलग कर दें, टेस्ट का अलग कर दें कि आपने दोनों को प्लॉट करना है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी आपने प्लॉट करनी है और आपने टेस्ट एक्यूरेसी भी प्लॉट करनी है, दोनों। And you would also like to not only plot the mean accuracy, but also जिस तरह आपको याद है वो एरर बार होते थे ना, स्टैंडर्ड मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन विद सम कलर, तो आपको वो भी आ जाएंगे कि आप सिर्फ वो एक्यूरेसी प्लॉट नहीं कर रहे हैं, उसकी वो जो एरर बार है वो प्लॉट कर रहे हैं। And you do the same for the test. First you do it for training accuracy, and then you do it for test accuracy. ये मतलब कहने का ये था कि this is something which you should always be doing whenever you are building a model. अगर आप ये नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, तो अब आपको याद आ रही है कि इस तरह की प्लॉट आपने कभी किए हो किसी जगह पे?
नो सर। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवरफिटिंग हो रही है नहीं हो रही है? सर हम तो बस एक्यूरेसीज निकालते हैं और क्या होता है। नहीं ठीक है, मैं मतलब वो लैब्स में तो जारी बात है, वो आपने मेथड सीखने हैं। मतलब एक है ना, एक है आप दो चीज़ों को आप जहन में सेपरेट कर देना। एक है आपके पास कि आपको नमपाई कितना आना चाहिए, साइकिट लर्निंग कौन सा कमांड क्या कर रहा है, ठीक है। और है ना जो है ना लाइब्रेरीज या कोई डीप लर्निंग खैर आपने शुरू तो नहीं किया। एक वो है, तो मैं लैब में ज़्यादा मुझे कंसर्न इसलिए नहीं है कि आई थिंक अदन कम से कम आप लोगों को वो सारी चीज़ें में इक्विप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ वो है, ये कंसेप्चुअल है, ये एक स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा हूँ यस सर। कि आपके पास देखो ना, ये नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स है ना, आप के फोल्ड में के की वैल्यू दे रहे हैं ना, और स्प्लिट ये मतलब ये है कि 10 फोल्ड, और ये इतना ट्रेनिंग इतना टेस्ट और सारा यहाँ से हियर यू कैन सी कि वो जो अंडर फिटिंग में लो बाइस में दिस विल रिप्रेजेंट लो बाइस एंड दिस वन विल रिप्रेजेंट हाई वेरिएंस है। इन दोनों में बैलेंस किधर है? अब मुझे बताइए बैलेंस किधर है इन दोनों में? सर अराउंड बल्कि उल्टा नहीं बताया मैंने उल्टा नहीं बताया। ये मैंने उल्टा बताया हाँ मुझे मैंने उल्टा लगता है। बताया ना, ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी है ना। तो ये हाई बाइस है, लो हाँ ये लो बाइस सॉरी, या हाई, ये हाई बाइस है सर सॉरी, ये हाईवे। ये यस हाई सर हाई बाइस हो गया ना। बाइस। ये इसको लो बाइस क्यों कहता है? हाई बाइस हो गया ना ये। एक मिनट, ये लो बाइस मुझे क्यों याद आ रहा है जहन में? हाई बाइस है ना सॉरी, हाई बाइस। हाई बाइस का मतलब ये है कि पेसिमिस्टिक बाइस है ना ये, ठीक है। और ये यस क्या सर ये है? हाई बाइस सर। हाई बाइस है बिल्कुल। और ये क्या है? ये आपका हाई वेरिएंस है। तो मतलब अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ना, तो ये दोनों कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं? सर जहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स। देखो आप ये कह सकते हैं, देखो ना, ये वैसे तो आप अंधाधुन जाएंगे तो आप यू वुड लाइक टू हैव एज मेनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स एज पॉसिबल, लेकिन अगर आप इधर जाएं, इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इस रीजन में यस सर। कोई ज़्यादा तीर आपने नहीं मारा। सो यू वुड लाइक दिस नंबर टू बी ए रीजनेबल नंबर, नॉट टू लार्ज, ठीक है। अब ये इस यस कर्व के सर। बगैर कैसे करेंगे मुझे आप ये बताएं। स्क्वायर के बगैर गेस मार सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो वही मसला है कि आप इमेजिन करो कि ये सारी पॉसिबिलिटीज ये कर रहा है, ये जो पाइपलाइन आपने बनाया है। आप जब ये नहीं करेंगे, आप जब टिपिकल सिनेरियो आपका ये होता है कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, आपने दे दिया उसको, आपने कोई के की वैल्यू सेलेक्ट कर दी, ठीक है, तो उसने आपको मॉडल दे दिया और एक्यूरेसी दे दी, तो यू विल गेट वन ऑफ दीज पॉइंट्स। आप यहाँ या इधर होंगे या इधर होंगे या इधर होंगे, इनमें से किसी एक जगह पे आप होंगे। The idea of this curve is to have all of these, ठीक है, so यस सर। that you get that sweet spot। इसको sweet spot कहता है ना। स्वीट स्पॉट का मतलब है कि यू हैव दिस कंप्रोमाइज, दोनों का जो बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है उसका आपने हल निकाल दिया है क्लास। ओके, नाउ these were learning curves, these were called learning curves। so learning curves में ट्रेनिंग करवा गया और टेस्ट वो आ गया। उसमें आप दिस विल नॉट हेल्प यू सेलेक्ट अ मॉडल, ठीक है। मॉडल सिलेक्शन में हेल्प क्यों नहीं कर रहा बताएं? तो क्योंकि इसे मॉडल परफॉर्मेंस पे क्योंकि चेक कर आपने रहे हैं। आपने तो सिर्फ के फोल्ड को चेंज किया है ना, आप सिर्फ ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा की प्रोपोर्शन को चेंज कर रहे हैं ना।
आपकी जो हाइपर पैरामीटर आपने उसको भी नहीं छेड़ा ना, यस सर। ठीक है ना। तो आप वो मॉडल सिलेक्शन के लिए हाइपर पैरामीटर जरूरी है। सो फॉर मॉडल सिलेक्शन you have something which is called validation curve, ठीक है। अब validation curve में you can give a parameter range, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इसने शायद लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो C है ना, जिसमें वो C देते हैं, C कोई मेरे ख्याल में I think it has something to do with the regularization, ठीक है। यस सर। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। ये मेरे ख्याल में आवाज ऊपर से आ रही है, तब मैं क्या करूं उनको। आपको आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। ये टॉकिंग की। रमजान के फजाइल है कि पता नहीं क्या तैयार हो रहा है। तो so you take a range of parameters and validation curve is actually that library which you have to import and they all come from model selection और pipeline training parameter। अच्छा, यहाँ पे नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा कि वहाँ पे, अब जारी बात है आप लैम्डा वगैरह तो नहीं लेके आ सकते। यहाँ तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको पता चल गया है कि ये सी किसका है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप SVM यूज करते हैं तो हो सकता है उसमें SVM का अपना कोई वो हो, और अंडरस्कोर का मतलब ये है कि ये इट्स अ नेम। सो और पैरामीटर रेंज आपने क्या दिया, वो आपने यहाँ पे खुद डिफाइन किया हुआ है। Now it's just a chance that this name and this name are the same, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ D लगा दें और इसके साथ D लगा दें, just to make sure this will always be called parameter range, ये चेंज नहीं होगा ये। और ये आपकी मर्जी है क्या उसको क्या लिखते हैं। So you the rest is just standard mean, standard deviation for training, for test, ठीक है। और ये भी वही है पैरामीटर। मतलब इसमें और पिछले केस में सिर्फ ये फर्क था कि वहाँ पे आप सिर्फ टेस्ट और ट्रेनिंग का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे आप हाइपर पैरामीटर चेंज करते हैं। दिस इज अ हाइपर पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे इसने एक मिसटाइपिंग की है, इसने ये चीज़ गलत लिखी है, अब इसको ठीक कर दें। ये जो है ना पेज नंबर कौन सा है, ये 205 PDF में है 235। ये मॉडल पैरामीटर नहीं है, ये क्या कौन सा पैरामीटर है? हाइपर पैरामीटर। ये हाइपर पैरामीटर है, ठीक है, C। अब पता है रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ये, मॉडल पैरामीटर तो बिल्कुल नहीं है। और नीचे ये ठीक कर रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसने यहाँ पे आगे जाके इसको जिक्र किया है इसका। नाउ दिस गिव्स यू अ बेटर पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताएं कि इसका स्वीट स्पॉट क्या है पैरामीटर का। इधर क्या गड़बड़ है? 0 इधर क्या गड़बड़ है? 10 रेस्ट पर 0 पे सर। 10 तो इधर क्या होता है? बिल्कुल इधर तो हाई बायस है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। और आगे जाके हाई वेरिएंस है। हाँ बिल्कुल। तो ये इशू आ रहा है आपके पास। तो देखो ये वैलिडेशन कर्व्स और ये एंड इट इज व्हेन यू नो इट इज पॉसिबल, यू हैव दीज लाइब्रेरीज, तो व्हाई नॉट यूज इट। मतलब आपने खुद तो कुछ करना नहीं है। तो दो चीजें आप याद रखें, ठीक है, लर्निंग कर्व, वैलिडेशन कर्व, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमने अभी तक नहीं की, ऑल्दो वी डिड talk about hyperparameter tuning, लेकिन this is a method which is called the grid search, ठीक है। यस। अब इसमें ये है कि लेट्स सी कि
वही बात हो रही है जो मैच आ रहा था या कोई कुछ और हो रहा है? दिस मेथड यहाँ पे एक ही पैरामीटर के लिए आप ये कर सकते हैं ना, ये वाला एक ही हाइपर पैरामीटर के लिए करेंगे ना. अच्छा वाला सर. व्हाट इफ यू हैव मोर देन वन पैरामीटर्स ना, यस सर, तो ये उसमें है फिर क्या ये, है हाँ, सी के लिए. फिर आप ग्रिड सर्च ही कर सकते हैं. तो उसके लिए एक वो है, लेट्स से कि आपके पास एक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये पैरामीटर है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सी. ये हाइपर पैरामीटर ग्रिड सर्च वाली बात हो रही है, ठीक है, ग्रिड सर्च. So you import that method from model selection grid search, और CV का मतलब क्रॉस वैलिडेशन है कि उधर आपको हेल्प करेगा ये. और से यहाँ पे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बजाय SVM जो है ना को आप चेक कर रहे हैं. सो SVM से आप इंपोर्ट करें SVC, ठीक है. C maybe it is for classifier, so SVC. ये SVC इसको क्यों कह रहा है? SVM में फिर बहुत सारे वो होंगे क्लासिफायर होंगे, इसमें से एक होगा मेरे ख्याल में ये शायद वो रेडियल बेसिस फंक्शन वाला भी चेक करे इसमें. सो यू मेक द पाइपलाइन. ये इसलिए आपको दोबारा करना पड़ रहा है कि देखो ना, ये हमने पाइप अंडरस्कोर LR के लिए किया था ना पहले. अब यहाँ पे LR की जगह आपके पास SVC आ गया. स्टैंडर्ड स्केलर डिडंट चेंज, यू रिप्लेस दैट लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद SVC, और पैरामीटर रेंज आपके पास ये हो गया, ठीक है. पैरामीटर रेंज आपके पास ये हो गया और ये वैल्यूज हैं. अच्छा, don't confuse that parameter range with this parameter range. So for the parameter grid which you will supply to this grid search, remember this grid search has two options. Yeah, one, you must supply the pipeline यहाँ से मिल गया आपको, ये वाला इधर आ गया. और पैरामीटर ग्रिड इसका जो ऑप्शन है, इसमें आपको कोई पैरामीटर ग्रिड बनाना पड़ेगा. ये पैरामीटर ग्रिड इधर से आ रहा है, and this must be given in the form of a dictionary. और ये डिक्शनरी के फॉर्म में हमें क्यों चाहिए कि क्योंकि we basically have two parameters. Let's say parameter 1 and parameter 2. parameter 1 parameter 2 को आप इमेजिन करेंगे एक 2D प्लेन में, ठीक है. For example, this point will mean this value comes from this parameter. Yeah, this parameter takes this value and this parameter takes that value. So you will be searching all those possibilities. So डिक्शनरी में आपको ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है. अभी SVCC एक पैरामीटर है, और उसका रेंज आप दे रहे हैं यहाँ, यही एग्जैक्टली ये, ठीक है ना. और वहां पे ऑप्शन दे रहे हैं आप लिनियर कर्नल का. सो यू आर यूजिंग द SVM as a linear classifier. In the next case, you are using the kernel for the radial basis function. ये वो नॉन लीनियर वाला है. और इस क्लासिफायर में आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, इसमें तो एक पैरामीटर है ना. तो ये जो केस है ये डिफरेंट नहीं है पिछले वाले से, ये जस्ट वन, it's similar to that case. But in the second scenario you have SVCC one parameter. Let's say SVCC हो गया, और फिर दूसरा है SVC gamma.
और दोनों का वैल्यूज वही दे रहे हैं वही. So you assume that both of the parameters are in the same range. For example, आप ये कह रहे हैं कि they are in the range 0 to highest values ने क्या बताई है 1000 ना. तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्च कर रहे हैं, 1000 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप सर्च कर रहे हैं 1000 by 1000 में. Once you do that, then you call that grid search cross validation. और जाहिर बात है you would like the accuracy for all those parameter combinations. You still go for 10-fold cross validation. And ये जो refit is equal to true है ना, आपको याद है आप जब ये validation और ये cross validation और ये सब कुछ करते थे, end पे you use the same use full data, all the training data and the validation data, and you have that one last go ताकि वो pessimistic bias खत्म करे ना. तो ये refit true का मतलब ये होता है basically कि आप if you like it to have that one go at the end. अच्छा, number of jobs is equal to -1 को आप guess करें. मैंने अभी explain किया था, तो -1 का आपके ख्याल में क्या मतलब होगा? -1 का कि कोई भी कोड नहीं इस्तेमाल हो नहीं ऐसा तो नहीं. जितने कोर है वो सबको यूज करेगा ये. अच्छा, ठीक है ना. ओके, सो ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है कि दो पैरामीटर्स हैं, वी हैव SVC gamma and SVC C. So we are tuning both these parameters and it must be given in the form of a dictionary. यस. और फिर इसका एक और कमांड है बेस्ट एस्टिमेटर. ये बहुत काम की चीज है. ये n में से आपको बेस्ट एस्टिमेटर की भी दे देता है डॉट लगा के. देखो ना, वही जो GS फॉर ग्रिड सर्च है, ग्रिड सर्च GS. बेस्ट एस्टिमेटर खुद ही उठा लेगा ये. अच्छा, जो बेस्ट एस्टिमेटर हाइपरपैरामीटर आप की उसमें से बेस्ट मॉडल ये खुद ही पिक कर लेगा. और अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं, उसका फिट मेथड यूज करके ट्रेनिंग पे लगा दें और टेस्ट पे भी लगा दें ना, दोनों के लिए. ट्रेनिंग पे अलग लगा दें, बल्कि ट्रेनिंग पे आप मॉडल फिट करें. अच्छा सर देखो ना, ये मॉडल फिटिंग से पहले बात हो रही है, ध्यान में रखिए. ये जो ग्रिड सर्च है, ये इसमें जारी बात है मॉडल फिटिंग करेगा. वो पाइपलाइन आपने बनाया हुआ है, पाइपलाइन में मॉडल्स कर के बेस्ट मॉडल जब आपको दे देगा, वो बेस्ट मॉडल CLF में आ जाएगा आपके पास. और अब वो आप उसको उसके ऊपर अपना ट्रेनिंग डेटा और ये आप दे सकते हैं. ठीक है ना, टेस्ट डेटा. तो इसने टेस्ट एक्यूरेसी 97.4% कर दिया आपको. असल में ये जो इसने ये किया हुआ है ना, मुझे समझ आ रही है कि ये क्यों इसने किया हुआ है. इसकी जरूरत नहीं वैसे बेसिकली ये लाइन की जरूरत क्यों नहीं है आपके ख्याल में? मॉडल तो मिल गया पहले से ही बेस्ट मॉडल. ये कह रहे हैं ये जो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ट्रू है ना रिफिट की. यस सर. तो वो बेस्ट मॉडल से पहले वो एक गो इसको चलाता है. वैसे भी वो जो फुल डेटा पे लगाता है ना, ये यस सर फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करते हैं. फुल कैपेसिटी वाला वो कहते हैं ये सिर्फ इसे समझाने के लिए क्या है, दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, दिस विल बी नेसेसरी ओनली if you have changed that default to false for example. ठीक है. और ये आप खुद मेरे ख्याल में, ये मैंने असाइनमेंट तो नहीं दिया, आई डोंट नो कि असाइनमेंट ये वाला है या नहीं है, लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स, ये जो हमने मेथड पढ़ा है ना, ये भी कि आप पूरे उसको ग्रेड सर, ये इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स. तो इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट. तो इसका होता है रैंडमाइज्ड सर्च होता है कि आप मोंटे कार्लो सिमुलेशन के साइल में रैंडमली एक पॉइंट पिक कर लें. सो 95% प्रोबेबिलिटी के साथ आप जो है ना, you can reduce the number of parameters to try by a huge amount. ठीक है.
मतलब ये एग्जांपल ये दे रहा है कि इसी यस सर। एग्जांपल में अगर आप वो रेंडमाइज सर्च करते हैं तो वो जस्ट 60 कॉम्बिनेशन, हालांकि 60 कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है. फॉर दैट यू कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी टू 95% दैट यू विल स्टिल गेट द सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन. उसकी वजह ये है कि आप रेंडमाइज करते हैं ना. तो उस इफ यू हैपन टू यूज दैट, तो ये ध्यान में रखिए कि ग्रिड सर्च को आप रिप्लेस करेंगे किस तरह के साथ, रेंडमाइज. एंड इट इज पार्ट ऑफ सेकंड लर्निंग, सो रैंडमाइज। आप उसको यूज भी कर सकते हैं. और ये इसने नेस्टेड वैलिडेशन वाली बात, ये तो हमने ऑलरेडी की हुई है कि के फोल्ड में जो जो इश्यूज हैं वो अगर आपने नेस्टेड से हल करने हैं, नेस्टेड वैलिडेशन इज द रिकमेंडेड वैलिडेशन एनीवे. तो स्पेशली इफ यू हैव स्मॉल डेटा. तो और दूसरी बात यह है कि नेस्टेड वैलिडेशन का एक और फायदा भी है कि यू कैन आल्सो कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स. सो हियर the way to go for nested cross validation will be, आप ग्रिड सर्च तो पहले ही कर लेंगे, ठीक है. लेट्स से यू यूज दैट SVC फ्रॉम SVM, पैरामीटर ग्रिड आपने दे दिया, स्कोर दे दिया, CV इज इक्वल टू 2, देखा ना वो 2/5, ठीक है. तो ये उसका वो वाला 2 यस। एंड देन यू क्रॉस, अच्छा ये असल चीज है, क्रॉस वैलिडेट स्कोर. ये जो कमांड है ये आपको देगा, हमने यहाँ पे किया नहीं है, इसने इंपोर्ट किया पहले था. भी इस्तेमाल की थी सर, हाँ पहले ऊपर भी इस्तेमाल हुई। इस्तेमाल हुआ ये. यस सर। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा कि इसने ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर ये इस्तेमाल हुआ है. यस सर, ऊपर हुआ था क्रॉस अच्छा वैलिडेशन उसको। अच्छा हाँ ठीक है. सर वो CV स्कोर के नाम से था शायद। अच्छा अच्छा ठीक है, सही, ठीक है. और यहाँ पे आप CV इज इक्वल टू 5 देंगे. इधर देखो ना, ये इनर लूप है और ये आउटर लूप है ना. ये आपका इनर लूप है यस सर। और ये आउटर में आप 5 देते हैं ना, तो 2/5 बन गया. सो दिस इज योर एक्यूरेसी. एंड सर ये ग्रिड सर्च में इनर लूप में ये इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं? हम जब क्या होता है बाय 2/5 करते हैं तो हम नहीं नहीं पहले नहीं, आधे देखो को ना लेते ये, हैं फिर अगली देखो ना तरफ भागते हैं। ये जो CV इज इक्वल टू 2 है ना, ये तो आपने इसको बता दिया ना कि 2 है बस. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये खुद ही हाँ करेगा ना, समझ आ गई। ये तो ग्रिड CV सर्च. इक्वल्स 2 से उसे पता चल गया कि बिल्कुल, CV फर्स्ट हाफ आपने में दिया है एक ना, को लेना है और दूसरे हाफ में दूसरे। CV को समझ जाएगा कि CV का मतलब उसको 2 करना है. फिर ये तो यस साइकिट लर्निंग में तो बहुत काम हुआ है ना. तो उनने तो मतलब वो यूजर के एंड पे, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि कोडिंग के हल, मतलब कोडिंग इशू नहीं रहा. जितनी कम्युनिटी लगी हुई है ना, वो आपकी ज़िंदगी आसान ही बनाएगी. तो आज जो आपकी ज़िंदगी है वो महीने बाद आपकी ज़िंदगी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आसान होगी. जो आपके करने का काम है वो सोचने का काम है, क्या हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट ना. हम लोग अक्सर अक्सर जो है ना वो वी आर ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील ना. सो ठीक है. यहाँ पे इसने ये नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन का फायदा ये बताया है कि यू कैन इवन कंबाइन डिफरेंट एल्गोरिथम्स. फॉर एग्जांपल एक आप डिसीजन ट्री क्लासिफायर उठा लें, ग्रिड सर्च में वो दे दें आप, वो भी दे दें आप, ठीक है. तो ऊपर आपने वो SVC दिया था ना SVM का, यहाँ पे आप अब क्या दे दें, डिसीजन ट्री क्लासिफायर दे डिसीजन। दें. और इसके लिए अपना पैरामीटर ग्रिड होगा. देखो ना ये चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा इसका ये नाम रहेगा. यहाँ पे आपने इसको, अब इसका नाम डिफरेंट है. डिसीजन ट्री में इसका नाम है मैक्स डेप्थ, और ये आपने ये दे दिए. हमारा हाइपर पैरामीटर ये बिल्कुल डिसीजन बिल्कुल. ट्री। मैं चेक करता हूँ ये बात.
दोबारा नहीं करना आपने? अच्छा, तो आपके पास ये दोनों आ गए। अब वही क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आप इस पे Yes, लगा दें, ठीक है। ये 5 भी चेंज नहीं हुआ, 2 भी चेंज नहीं हुआ, एंड यू हैव अ फेयर कंपैरिजन बेसिकली। अब देखो ना, अब इसको आप कंपेयर करें, 93% है और ये 0.1016 है, तो आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? so पहला वाला सही हमने डिसीजन 97%। ट्रीज लगाया। क्या, सॉरी? सही हमने जो इनर है वहां पे हमने डिसीजन ट्रीज अप्लाई किया। नहीं, यहाँ पे इनर और आउटर में आप सेम ही लगाएंगे ना। वो के फोल्ड ही आ जाता है ना हमारे हाँ, पास। नहीं देखो ना, ये जो आप जो मर्जी लगाएंगे, चाहे आप डिसीजन ट्री लगाएंगे, चाहे आप लॉजिस्टिकल रिलेशन लगाएंगे, चाहे आप एसवीएम लगाएंगे, के फोल्ड का जी मतलब ये दोनों है, इनर लूप भी है, आउटर लूप भी है। जी जी यहाँ पे सही। ट्रू और ये 5, ये तो करना ही करना है। अब आप नेस्टेड वैलिडेशन को यूज करना चाह रहे हैं टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स, तो नेस्टेड में ये कैपेसिटी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो बाकियों में क्यों नहीं है, वो नेस्टेड में क्यों है? क्या चीज है? ये जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने का ये जो कैपेसिटी है, ये बाकियों में क्यों नहीं है? तो में रैंडमनेस है क्योंकि इसमें आप रैंडमाइज कर रहे ज्यादा। हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं ना, कि आपने सारे डाटा को आपने यूज करना है, और आप इसकी मतलब ये जो लो वेरिएंस जो हमने बात की थी ना अभी, सो इट इज एक्चुअली अ मोर, इट्स कॉल्ड मोर रोबस्ट, इट्स अ रोबस्ट एस्टिमेटर। तो बेसिकली इस तरह से जब आप परफॉर्मेंस, कहने का मतलब ये था कि ये जो आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे ना, ये एक्यूरेसी और ये नंबर्स, दे आर कंपेरेबल when you use k-fold cross validation. Sorry, not k-fold, sorry, nested नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन nested cross नेक्स्ट और एसवीएम ज्यादा बेहतर निकला इसमें। इस केस में बेहतर है, ठीक है ना। मतलब Yes, जरूरत sir. नहीं है कि हर केस में, ये तो इस डेटा की बात हो रही है। तो मतलब ये जो साइकिल है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें ये कर्व्स हैं, वैलिडेशन कर्व्स हैं, लर्निंग कर्व्स हैं, ठीक है। और ये ग्रिड सर्च हो गया, फिर रैंडमाइज सर्च आप अगर पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। आई वुड लाइक यू टू एटलीस्ट हैव वन गो एट इट। इसने पेपर दिया हुआ है, ठीक है। ये पेपर है, ये पेपर आप ना भी पढ़े ना, इस पेपर को छोड़ दें। इसने साइकिट लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, साइकिट लर्निंग की डॉक्यूमेंटेशन में ये रैंडमाइज्ड पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन में ये ग्रिड सर्च को कैसे यूज़ कर रहा है, या आप खोल लें तो ये इसका पूरा वो वेब पेज खुल जाता है साइकिट लर्निंग का। और ये इसके बाद अब वो शुरू कर देता है, वो क्या, लुकिंग एट डिफरेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। वो जो नोट्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई थॉट कि ये कम से कम एक रिकैप हो जाए, कि आपको साइकिल तो पता चल जाएगा कि आपने किस साइकिल को फॉलो करना है। Yes. तो अब ये स्टूडेंट्स का जो है ना, वो पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि टिकटॉक, मुझे टिकटॉक क्या होता है, गेम होता है ये कोई? कोई ऐप सर है, एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया कोई ऐप है। नहीं, सोशल मीडिया उसने गेम लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ टिकटॉक टेक गेम। टिकटॉक अब वो होगा। कोई पता नहीं सर मुझे तो। अब मैं उसको जवाब भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका ख्याल है कि मैं यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी का टीचर इनको टिकटॉक की प्रोबेबिलिटी बताएगा ना। सर वो जो टिक क्रॉस वाली गेम होती है ना, आई गेस ये वो गेम होती है। तो मैंने तो जिंदगी में कोई गेम खेली नहीं है, तो मुझे क्या पता है कौन सी गेम है ये।
ये तो बच्चे यहाँ पे घर में जो है ना वो कहते हैं बाबा आपको कोई भी गेम नहीं आती। तो अच्छा अच्छा, वो जो 9x9 ग्रिड होता है पता नहीं उसमें कुछ टिक और क्रॉसेस डाल दो। अच्छा। वो और वो जो है ना वो और प्लीज 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 उसने 3 दफा लिखा है, तो या तो इसने वहां पे तड़ी लगाई है कि मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी अब बताओ ना जरा प्रोबेबिलिटी आपकी समझ आ जाएगी अभी। वो टीचर को ईमेल कर रहा है, ईमेल नहीं मैसेज। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हाँ ये वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो आप बता रहे थे। अच्छा, ये वो वाला, ये वो हाँ, वाला आ गया ना। फॉल्स पॉजिटिव। अब असल में ये है कि जो डिफरेंट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मैट्रिक्स है ना, ये हम ये पढ़ेंगे। ये वो सिंपल सिंपल मेजर्स है ना, जिस तरह मीन वेरिएंस होता है ना, तो इस तरह की सिंपल है। मतलब ये तो डिटेल्ड है ना, ये हमने किया ग्रिड सर्च और ये कर्व्स और ये कंप्लीट पिक्चर है आपका। लेकिन जो सिंपल मेजर्स हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेजर मैट्रिक्स, तो उसमें सबसे पहला आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो ये तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। And the good यस, thing about scikit-learn is that it has a library, a confusion matrix. Actually, matrix is the library, and from this metric you can import that confusion matrix. और आप fit और predict करने के बाद जब आप कर देंगे, fit भी कर देंगे, predict भी कर देंगे, तो confusion matrix, अच्छा confusion matrix को क्या जाता है ये ध्यान में रखें, इसका ये हमेशा y ट्रू ही रहेगा और ये हमेशा y प्रेडिक्ट ही रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका ये बाई चांस इसने सेम नाम रखे हैं, दिस डजंट शुड नॉट मैटर, ठीक है। सो y टेस्ट और y प्रेडिक्ट, तो आप इन दोनों का वो कर लेते हैं और प्रिंट कंफ्यूजन। एंड इफ यू वांट एक्चुअली मैट प्लॉट लिब मेरे ख्याल में इवन ये भी अलाउ कर रहा है कि यहाँ पे आप वो नंबर शो करो कि कितने हैं। फॉर एग्जांपल 70 अगर है तो 70 प्लॉट कर देगा ऐसे। So that is also possible. For example, this 71 will be there. So if you use that mat show command and with some for loops and things like that, तो आप इसको इस फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। ये ज़्यादा रीडेबल है ना, बजाय वो पी एन और एफ एन लिखने के। ये ट्रू लेवल हो जाएगा, ये प्रेडिक्टेड लेवल हो जाएगा और ये आपके पास नंबर आ गए। And this confusion matrix is then used to have some more interesting measures specifically for classification models. रिग्रेशन में इनका कोई मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कर लेते हैं प्रेडिक्शन एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं, कि हम ठीक है ना, सॉरी एक्यूरेसी तो ये हो जाएगा ना ACC, और प्रेडिक्शन एरर ये दोनों अपोजिट होंगे ना। सो ERR प्लस ACC मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये आपको समझ आ रही है कि इसने क्यों किया हुआ है? यस सर, क्योंकि नीचे आपके पास सारे नंबर ऑफ टोटल है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो यस गया, सर, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फॉल्स पॉजिटिव भी गलत है और फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव दोनों गलत है ना, दोनों को आप ऐड करेंगे। सो यू यस जस्ट सर। ऐड द नंबर ऑफ एरर्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, और एक्यूरेसी में क्या है, ट्रू पॉजिटिव भी ठीक है, ट्रू नेगेटिव भी ट्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव और टोटल यस राइट। सर, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपको पहले भी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जो नई बात है वो इसके बाद है, वो ये नंबर है कि इफ यू डिवाइड द फॉल्स पॉजिटिव्स बाय नॉट द टोटल, इसको जरा समझ ले, आप इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं? आप इसको फॉल्स पॉजिटिव पे डिवाइड कर रहे हैं और ट्रू नेगेटिव पे। ट्रू नेगेटिव जो सारे रॉन्ग है उस पर डिवाइड कर। सारे नेगेटिव्स के ऊपर आ अच्छा जाएगा। देखो ना, n का मतलब रॉन्ग है, सारे जो रॉन्ग है। अच्छा पहले एफ जैसे पी प्लस टी सारे एन ऊपर था नहीं, लेकिन एफ पी प्लस टी एन ऊपर नहीं था ना पहले। देखो ना, ये अभी तक ये कॉम्बिनेशन हमने पहली दफा देखी है। आप ये नहीं कर सकते कि सारे रॉन्ग है,
एक मिनट, देखो ना, ये भी तो रॉन्ग थे ना, एफ पी प्लस एफ एन, ये भी तो सारे यस रॉन्ग थे। तो ये बात सारे रॉन्ग की नहीं हो रही है, सारे रॉन्ग की नहीं है सही। समझ आ गई? यस सर। ये है ट्रू नेगेटिव के साथ आप उसको ऐड करें, ट्रू नेगेटिव तो रॉन्ग नहीं है ना, ये तो ठीक है। यस सर। समझ आ गई? तो आप गेस करें कि ये क्या है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है? यस सर। when you focus on particular, मतलब आप रिड्यूस सैंपल स्पेस कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे रिड्यूस सैंपल स्पेस क्या है, ये n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचें, n में क्या आ रहा है? ट्रू नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। और फॉल्स पॉजिटिव अगर ठीक होता तो क्या होता? ये अगर ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स ना होता तो क्या तो होता? ट्रू पॉजिटिव होता। ट्रू पॉजिटिव ट्रू सर। पॉजिटिव ना होता, ये नेगेटिव होता। इसने नेगेटिव को पॉजिटिव कहा। अच्छा अच्छा हाँ। समझ आ गई? यस सर। एक्चुअली ये नेगेटिव था ना, यस सर। तो ये n उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो अच्छा जो ये वो नेगेटिव है ऑल जिसको इसने नेगेटिव्स का। पकड़ा है, और ये वो नेगेटिव है जो मिस हो गया उससे। यस सर। ये क्या है? सारे नेगेटिव्स हैं ये सारे जो। नेगेटिव हैं। समझ आ गया? यस सर। मतलब वो बिनाइन और उसमें आप देख लेना मैलिग्नेंट में, तो उनमें से जिसको आप नेगेटिव, मतलब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है ना, ये सक्सेस और फेलियर। तो जो आपके हिसाब से नेगेटिव चीज है ये टोटल नेगेटिव है, और ये टोटल पॉजिटिव है। और यस सर। ये डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर इसको कैसे देखेगा? डॉक्टर ये देखेगा कि इसको, ये नेगेटिव, इनका टेस्ट नेगेटिव आया, जिस तरह आजकल कोविड का टेस्ट आएगा ना, तो ये तो वो लोग हैं जिनको यस बीमारी नहीं थी, ये वो है जिनको बीमारी नहीं थी और आपने उनको डिक्लेयर कर दिया कि इनको बीमारी है। यस सर। ठीक है ना? तो ये सारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, सारे जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं और सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देन यू कैन नाउ मेक सेंस ऑफ दिस नेम, कि इसको ये फॉल्स पॉजिटिव रेट क्यों कह रहा है। यस सर। कितने फॉल्स पॉजिटिव आपने सही निकाले? फॉल्स पॉजिटिव कौन से आपने ठीक निकाले हैं ना? यस सर। कौन से ठीक आपने नेगेटिव्स निकाले? बिल्कुल बिल्कुल। उसका रेट है। और ट्रू पॉजिटिव रेट उसका है ये। यस सर। कितने आपने पॉजिटिव सही निकाले? बिल्कुल, मतलब उसका आप रेट। बेसिकली कंडीशन कर रहे हैं उस पे, ठीक है ना? तो अब ट्यूमर डायग्नोसिस में इसको आप समझ सकते हैं कि वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स in order to help a यस patient with the appropriate treatment. However, it is also important to decrease the number of benign tumors incorrectly classified false positive. यस सर। जो इनकरेक्टली आपने किया है वो भी ठीक नहीं है ना। तो नॉट अननेसेसरीली कंसर्न पेशेंट्स, वरना वो पेशेंट को आपने वैसे ही परेशान कर दिया ना, साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट है, और नंबर ऑफ विजिट्स भी बढ़ जाते हैं, जाहिर बात है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एफपीआर, टीपीआर प्रोवाइड्स यूजफुल। अच्छा, टीपीआर क्या बता रहा है? इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दैट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड आउट ऑफ द टोटल पॉजिटिव्स। ठीक है ना? ये टोटल पॉजिटिव्स का वो है, रेशियो है। हाँ। अच्छा, इसमें इसको याद रखने का आसान ये है कि जब ट्रू पॉजिटिव होता है ना, ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव को ही आप पॉजिटिव पे डिवाइड करेंगे ना। यस सर। तो फॉल्स पॉजिटिव को फिर दोबारा पॉजिटिव नहीं, फॉल्स पॉजिटिव एक गलत चीज है, तो आप उसको नेगेटिव पे ही डिवाइड करेंगे। नेगेटिव में डिवाइड। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, ये तो समझ आ गई ना आपकी, ये है कि जिनका गलती से नेगेटिव आ गया है, नहीं गलती से आपने उसका पॉजिटिव आ गया है, और ये क्या है? ये इसका उसका रेशो है ट्रू पॉजिटिव का। अब इसको कहते हैं प्रिसिजन एंड रिकॉल। अब इसको जरा समझ लें।
कि ये क्या है। आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव से। ये टोटल पॉजिटिव नहीं है ना, टोटल पॉजिटिव यहाँ पे ये थे, देखिए ये सर टोटल पॉजिटिव नहीं ये है। और चीज है, ये ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव है। यस सर। असल में इसमें टोटल पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है, ये है टोटल पूल ऑफ पॉजिटिव, इसको समझना पड़ेगा। ये जो पी है ना, ये टोटल पूल ऑफ पॉजिटिव है, जो 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 डेटा में पॉजिटिव है। जो सही पे पॉजिटिव है, हाँ, उनका डेटा और है। एन का भी मतलब वही है, एन डेटा में जो एक्चुअली में नेगेटिव है, जिनको वाकई में यस कैंसर है सर। या नहीं है। ये टोटल पॉजिटिव वो है जो आप के क्लासिफायर ने दिए आपने हैं, फाइन किए हैं। यस सर। समझ आ गई ना। तो आप ये कह दें कि प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स क्या, यस सर, प्रेडिक्टिव पॉजिटिव वो ट्रू और पॉजिटिव। ये एक्चुअल पॉजिटिव्स हैं। यस। ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको प्रिसिजन क्यों कहते हैं। यस सर। क्योंकि प्रिसिजन ट्रू पॉजिटिव है, मतलब जो आपने पॉजिटिव किए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव ठीक है और कितने गलत हैं, तो अब आप इसको प्रिसिजन कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, और इसको आप रिकॉल क्यों कहेंगे। रिकॉल। इसको वही इसने रिपीट किया ना, वही चीज टीपीआर ही है, वही वही है, ऊपर लेकिन सेम इसको ये चीज। रिकॉल कह रहा है। यस सर। रिकॉल क्यों कहेगा आपको, ये डिटेक्ट नहीं हुए थे ना, ये फॉल्स नेगेटिव है ना ये, यस सर। तो उनको आप रिकॉल करेंगे ना। अच्छा। ये यस। आप डॉक्टर्स बन के सोचे ना, यस। जिसका टेस्ट गलत हुआ है और आपको शक है कि उसको बीमारी है और हो सकती है बीमारी, तो आप उसको, अच्छा आपको इंडिविजुअल एक एक का नहीं पता, लेकिन अगर ये नंबर ज्यादा आ गया, ये जो रिकॉल है ना, दिस नंबर विल गाइड यू विच व्हाट प्रोपोर्शन शुड यू रिकॉल। इसको नीचे जरा पढ़ लेते हैं ना, इसका क्या मतलब है इसका। Revisiting the malignant number tumor detection example, optimizing for recall helps with minimizing the chance of not detecting a malignant tumor. Not detecting a malignant tumor. तो false negative को आप नहीं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, नॉट डिटेक्टिंग a malignant tumor क्या मतलब है इसका। सर जितना ये ज्यादा होगा ना, उतना हमें पता है कि हमने सही पे डायग्नोज किए हैं और मिस नहीं किए मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अच्छा ठीक है, और जितना ये कम होगा, इसका मतलब हमने क्या होता है, मिस कर दिए हैं अच्छा हाँ ये लोगों के बिल्कुल, अंदर हाँ, मैलिग्नेंट ये ज्यादा होंगे ना, ये ट्यूमर्स। रेशो है इसका ना, बिल्कुल बिल्कुल। यस। और this comes at the cost of predicting malignant tumors in patients। अच्छा हाँ, अब मुझे समझ आई है। अगर आप इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई चेंज करते हैं उसमें टेस्ट किट में या कोई प्रोसीजर में, सो फिर वो दूसरी तरफ जा सकता है ना। यू कैन हैव ऑल हाई यस। नंबर ऑफ पॉजिटिव इफ यू ऑप्टिमाइज फॉर प्रिसीजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर इन दोनों को ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये ट्रेड ऑफ आएगा ना, यू विल हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट देयर। ये ट्रेड ऑफ है दोनों के दरमियान बेसिकली। ठीक है, जिस तरह बाइस यस। ट्रेड ऑफ है ना। तो अब अगर आपने बैलेंस करना है, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि इन दोनों में से एक को ऑप्टिमाइज करोगे दूसरे का असर पड़ सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में से किसको ऑप्टिमाइज करूं। उसमें हेल्प करेगा आपको ये F1 स्कोर। आप समझ आ रही है, तो बैलेंस ऑफ द यस। डाउन एंड साइड्स ऑफ कि आप इन दोनों को, जाहिर बात है ये कन्फ्लिक्टिंग है ना, वो जिस तरह कंट्रोल में आप पढ़ते थे स्टेबिलिटी है और परफॉर्मेंस है ना, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं कौन से पे जाऊं। तो ये आपको हेल्प कर रहा है कि F1 स्कोर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू,
डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल में इसमें कोई इसका कोई हार्मोनिक मीन लग रहा है ये, फिर इसको आप इसको इधर ले आए ना, तो आपको याद है यस ये जिस तरह पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला है उस तरह का फार्मूला है ना, यस सर तो इट शुड लुक लाइक 1 ओवर PRE plus 1 over REC, and this should give you 2 over F1. ठीक है, यस so if you optimize um, the F1 score, ठीक है, then you have a sweet spot, दोनों का बैलेंस आ जाएगा। इसमें इंटरेस्टिंगली इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं ना कि अगर आप इसको इस 2 को नीचे ले आए ना, इस 2 को आप नीचे ले आए तो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, अरिथमेटिक मीन ना, और ऊपर Yes. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन में आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट एज वेल कि ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का कॉम्बिनेशन हो गई। चलो ठीक है, मेरा हम इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, आप वो उस पर फोकस करें, ये बाकी में बाद में कर लेंगे, ये अभी मेरी बैटरी डाउन हो गई है बिल्कुल। तो ये सर हमने लैब में किया था, ये कौन सा, ये जो रिकॉल और ये, हाँ ये असल में कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, F1 अच्छा स्कोर, ये ये हमने कंफ्यूजन लैब में किया मैट्रिक्स, था। अच्छा अब आप एक गेस करें कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह ये सारे उसमें बुक्स में और जितने भी ब्लॉग्स हैं उसमें ये जरूर होता है, गेस करें क्यों, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन आसान है ना। यस This you, I mean anyone who is dealing with doctors and helping them classify their cases, तो ये केसेस ये बार बार आती है ना, ये आप किसी को भी समझा सकते हैं। तो आई होप कि वी विल गेट अ बेटर, अच्छा और इसके फिर हमने मल्टी क्लास के लिए भी जनरलाइज किया हुआ है, ये शायद आपने नहीं किया होगा मल्टी क्लास। यस सर, ये नहीं लैब में किया हमने मल्टी बस क्लास का। हाँ ये उसी का मेरे ख्याल में आ गई, बस कंफ्यूज हुआ है ना, जनरलाइजेशन है। तो ठीक है मेरे ख्याल में मैं उसको भी स्टॉप करता हूँ अभी।